इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। बच्चों, इससे पहले अपन ने कंज्यूमर के बिहेवियर को और डिमांड को काफी अच्छे से समझा है। ठीक है, कंज्यूमर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है, डिजायर करता है और फिर किस तरीके से अपनी इनकम का जो पोर्शन है उस पे स्पेंड करता है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन क्विकली रिवाइज करने वाले हैं प्रोड्यूसर के बिहेवियर को, और साथ ही में जो प्रोड्यूसर के बिहेवियर से रिलेटेड जो सप्लाई होती है उसको भी अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है अपने सप्लाई को लेकर के वो किस तरीके का होता है। वो प्रोडक्शन जब करता है तो वो कौन से फेज में करता है और सप्लाई उस फेज के अंदर किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अपन यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ओके, और इससे आपका क्या होगा, ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। देखो, प्रोडक्शन के लिए आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो दो चीजें कौन सी है? सबसे पहले आते हैं इनपुट्स। देखो, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको इनपुट सबसे पहले चाहिए। अगर आपके पास में इनपुट्स नहीं होंगे, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो क्या आप किसी भी गुड का प्रोडक्शन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो कि आपको जरूरी होती है वो है इनपुट, और उसके बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है और फिर आपके पास में जो दूसरी चीज निकल के आती है दैट इज आउटपुट। ठीक है, सो प्रोडक्शन फंक्शन और कुछ नहीं है, यहाँ पे हम फिजिकल रिलेशन समझते हैं, फिजिकल इनपुट का और किसका? फिजिकल आउटपुट का। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ इतना ही है इन शॉर्ट। So it shows the functional relation between physical input and physical output. So production function के अंदर अपन physical input और physical output का relationship को समझते हैं। physical input जैसे कि raw material। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको क्या बनाना है, अगर हमको गुड़ बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? शुगर केन चाहिएगा। तो शुगर केन यहाँ पे क्या हो गया? एक तरीके का फिजिकल इनपुट हो गया, उसको फिर प्रोसेस किया गया है, पूरा प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद में फिर हमने क्या प्रोड्यूस किया, हमारे पास में आउटपुट क्या निकल के आया बच्चों? यहाँ पे शुगर या फिर गुड़ हमारे पास में निकल के आया है। ठीक है, तो इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसी को अपन प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल्स टू F1, F2, F3 एंड Fn। ठीक है, मतलब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें क्या हो जाती है बच्चों? ये सारे आपके हो जाते हैं इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स। ठीक है, और आपके पास में वो Q क्या निकल के आया? वो है आपका फिजिकल आउटपुट। ओके, नाउ ये सब आपको समझ में आ गया? इजी था। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन की जब अपन टाइप्स की बात करते हैं तो दो तरीके के टाइप्स इसके अंदर अपन ने डिस्कस किए थे। एक था अपन का शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सो एक एक करके दोनों को अपन समझते हैं। शॉर्ट रन के बारे में जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? एक फैक्टर आपका वेरिएबल रहता है, बाकी सभी फैक्टर्स आपके कैसे रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। देखो, फिक्स्ड फैक्टर जो होता है उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, तभी वो फिक्स्ड है, दिखती सी बात है। वहीं पे वेरिएबल फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम जो इनपुट्स यूज करते हैं, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट जो हम यूज करते हैं उसमें से सिर्फ एक ऐसा इनपुट होता है जो कि वेरिएबल होता है, बाकी जितने भी यहाँ पे आपके इनपुट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं बच्चों? वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, अगर आपको आपके प्रोडक्शन को बढ़ाना है या कम करना है तो आप चेंजेस किस में करोगे? वेरिएबल में करोगे, दिखती सी बात है। तो अगर सपोज यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर के अंदर अपन लेबर ले लेते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अगर कोई कर रहा है और उसको अपने आउटपुट को बढ़ाना है तो वो सिर्फ किस में चेंज करेगा? लेबर में चेंज करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फिक्स फैक्टर में अपन लैंड ले लेते हैं तो वो अपने लैंड को नहीं बढ़ा सकता, लैंड साइज जो है उसको इंक्रीज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसको अपना आउटपुट इंक्रीज करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अपना लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सभी फैक्टर्स जो होते हैं, इनपुट फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा इनपुट होता है जो कि कैसा रहता है? वेरिएबल रहता है। ठीक है, नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल रहता है और एक वेरिएबल से ही यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट होता है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, तो इसी वजह से इसको और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इट इज अ टाइम पीरियड विच इज नॉट इनफ टू मेक चेंज इन ऑल इनपुट्स। अब देखो, जब क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन अब नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई इसकी ये बहुत ही कम समय का, मतलब बहुत ही कम समय का पीरियड होता है, और इसके अंदर आप सभी तरीके के इनपुट्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो। आप चाहो कि आप मशीन भी बदल दो, आप लेबर को भी बढ़ा दो, आपके पास में जो जिस लैंड पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस लैंड को भी बढ़ा दो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट
रन का मतलब यही है कि शॉर्ट पीरियड, ओके, और शॉर्ट पीरियड में आप सिर्फ एक ही इनपुट के अंदर चेंज कर सकते हो, सभी इनपुट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ओके। सो इन दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। तो अगर आपको यहाँ पे अपने आउटपुट को कम या ज्यादा करना है, आपके आउटपुट को आपको चेंज करना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर्स में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। सो इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। अब देखो लॉन्ग रन जैसा कि नाम से ही आपको पता चला है लंबे समय का पीरियड, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का सोचते हो, आप अपने आउटपुट को बढ़ाने का सोचते हो, तो आपके लिए जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल यहाँ पे, नो इनपुट्स आर फिक्स्ड ओवर हियर, ओके। सो अगर आपको आपके आउटपुट को बढ़ाना है तो आप लेबर को भी बढ़ा सकते हो, आपका जो जिस लैंड पे आप प्रोडक्शन करो उस लैंड को भी आप बढ़ा सकते हो, मशीन्स भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो यानी कि लॉन्ग रन के अंदर किसी भी तरीके का जो इनपुट होता है वो फिक्स नहीं होता है, जितने भी इनपुट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं बच्चों, वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। हम चेंजेस किसके अंदर करते हैं, वेरिएबल के अंदर करते हैं। अब लॉन्ग रन में तो सारे इनपुट्स वेरिएबल है, तो अपन सब में ही चेंजेस कर सकते हैं अगर हमें आउटपुट को कम ज्यादा करना है तो। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज अप्लाइड। तो यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सा लॉ लगता है बच्चों, रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। रिटर्न्स टू स्केल जो लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। आपको नाम नहीं भूलने इसके जो और मतलब जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं इनके, तो इन लॉज को भी आपको ध्यान रखना है और इनके जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि किसी दूसरे नाम से पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई इस लॉ को अपन और किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप इनको साथ साथ में नोट भी करके रहिए, ठीक है, एक नोटबुक के अंदर या कहीं पे भी। सो यू जस्ट नोट ऑल दी नेम्स, ओके। चलिए, सो टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अपन टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सो इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक फर्म ने कितनी यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, ठीक है। इसी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। यानी कि एक साल का अगर अपन पीरियड अज्यूम करके चल रहे हैं तो एक साल में एक फर्म ने कितने यहाँ पे प्रोडक्शन किया है गुड्स का या सर्विसेज का, वही हो गया इसका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। सो टीपी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमपी। अब एमपी क्या होता है, देखो बच्चों जहां पे भी एम आ जाता है यानी कि मार्जिनल आ जाता है, तो वहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी, एडिशन, ठीक है। सो एमपी का जो समेशन होता है, ये सारे एमपीज जब मिलते हैं, जब आप इनको प्लस कर लेते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, आपके पास में टोटल प्रोडक्ट आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार एमपी क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जो टीपी का आपका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा कर्वी है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो टीपी आपका इस तरीके का रहता है। चलिए नाउ अब अपन एवरेज प्रोडक्ट के बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो पर यूनिट कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। तो इसको आप कैसे निकालते हो, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल इनपुट। अब इसका जो अब इसका यहाँ पे जो आपका ग्राफ होता है वो किस तरीके का होता है बच्चों, ऐसा यू शेप्ड होता है, ठीक है। चलिए ओके, अब अपन मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले थे। सो मार्जिनल का नाम आते ही आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है एडिशनल, और एडिशन जहाँ पे हो जाता है वहां पे आपके प्रोडक्ट में आपके आउटपुट के अंदर चेंज वैसे ही देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के अंदर जब चेंज होता है तो उसको अपन मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। सबसे इजी चीज ये है, ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखो अब क्या हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि पहले क्या थे कि 4 लेबर मिलकर के प्रोडक्शन कर रही थी 10 यूनिट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर ने सोचा कि यार हमें हमारे आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 लेबर कर दिया, यानी कि एक और एडिशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक 1 प्लस हो गया है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी कितना हो गया, सपोज करो यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया 12 यूनिट्स का, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर
प्रोड्यूसर ने सोचा कि यार हमें और अभी यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो इन्होंने एक लेबर और बढ़ा दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल आपका फैक्टर है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल आपका यहाँ पे फैक्टर जो है वो अपन लेबर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेबर यहाँ पे क्या होती जा रही है बच्चों, लेबर आपकी बढ़ती जा रही है, जिससे कि आपका जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब यही है कि एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके, एक चीज आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है सबसे पहले कि एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये समझ में आ गया। उससे आपको मिल क्या रहा है कि आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देखो, सो इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले सिर्फ हमारे पास में 10 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब हम यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, देखो अब यहाँ पे अपन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 37। ओके, सो रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सो यहाँ पे जैसे ही अपन ने 4 से 5 कर दिया, यानी कि एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हो गया, उससे हमारा क्या हुआ, 10 से 12 यूनिट हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए हैं। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। अब ये यहाँ पे कैसे बढ़ पा रहा है, जो हमारी यूनिट्स है, जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ कैसे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक और एडिशन हुआ है लेबर का, उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ द आउटपुट। ओके, सो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब आप वेरिएबल फैक्टर में आप एडिशन करते हो, एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब आप मतलब इंडल्ज करते हो, इनपुट लगाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ना इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बच्चों, यू शेप बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, वो आप समझ पाओगे टेबल के फॉर्म में, ठीक है। कि देखो आपको देखने में तो लग रहा होगा कि इसका जो पीक पॉइंट है वो यहाँ है, इसका जो पीक पॉइंट है वो यहाँ है, तो मतलब कुछ तो इसके अंदर डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कहाँ पे, टेबल के थ्रू इसको समझ पाओगे। सबसे पहले इससे अपन देख लेते हैं, एक बार रिलेशन देख लेते हैं इन तीनों के बीच का, टोटल, एवरेज एंड marginal product का। So when TP increases at an increasing rate, MP also increases। देखो सबसे पहली चीज ये है कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, when TP increases at diminishing rate, अब देखो अभी भी TP इंक्रीज हो रहा है बट विथ डिमिनिशिंग रेट, ओके। लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो कैसी है बच्चों, डिमिनिशिंग रेट है। अब इस पॉइंट पे एमपी आपका क्या होने लगता है, एमपी आपका डिक्लाइन होने लगता है, गिरने लगता है। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, जब टीपी आपका मैक्सिमम होता है तब उस पॉइंट पे एमपी आपका क्या रहता है बच्चों, एमपी आपका 0 हो जाता है। फिर लास्ट, जब टीपी आपका डिक्लाइन होने लगता है, व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, एमपी आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं चारों पॉइंट्स के बेसिस पे आपको टेबल भी समझनी है और जो ग्राफ है वो भी आपको समझना है। वापस से एक बार देखो, जब टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी आपका इंक्रीज होता है। जब टीपी आपका इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे, तो एमपी आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जब टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, ओके, टोटल प्रोडक्ट जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 0 हो जाता है। उसके बाद में टोटल प्रोडक्ट जब डिक्लाइन होने लगता है, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज को आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखो आपके पास में टोटल प्रोडक्ट भी और मार्जिनल प्रोडक्ट भी है, ठीक है। हमने कहा कि जब टीपी हमारा इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, तब एमपी हमारा क्या हो रहा है, एमपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो, सो 2, 5, 9, 12, 13, 13, 11, ठीक है। यहाँ पे आप इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको जरा सा समझिएगा, ओके। और मार्जिनल प्रोडक्ट देखो 2, 3, 4, 3, 1, 0, -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद में जब टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तब क्या हो रहा है, 12 से सिर्फ 13 बढ़ा है। जब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो एमपी क्या होने लगेगा यहाँ पे, अब एमपी यहाँ पे डिक्लाइन होने लगेगा। ये देखो 4 से 3, 3 से 1, डिक्लाइन होने लग गया। फिर जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो एमपी आपका क्या रहेगा, एमपी आपका 0 रहेगा। फिर उसके बाद में जब टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होने लगेगा, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट कर पाए यहाँ पे टेबल की हेल्प से,
हमने क्या किया है, 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे रिलेशनशिप के जो इनके थे, और उसी के बेसिस पे हमने टेबल बना रखी है, और जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहां तक क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तब तक एमपी भी आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड बात क्या थी कि टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, और उस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होने लग गया। फिर ये जब टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम पॉइंट पे था तब वो क्या था, वो आपका 0 था। फिर जब ये डिक्लाइन होने लगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे एक बार आपको पूरा का पूरा डायग्राम देखने को मिलेगा, साथ ही में एमपी और एपी के बीच का जो रिलेशनशिप है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा था कि जो अपना टोटल प्रोडक्ट है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उनके बीच में अपन ने रिलेशन देखा था, 4 पॉइंट्स में अपन ने उसको अच्छे से समझा था। अब अपन यहाँ पे उस चीज को भी अच्छे से देखेंगे, और साथ ही में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये लोग ग्रो करते हैं, वो अपन को देखना है। देखो, सबसे पहले जो 4 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, एक बार उसको अपन यहाँ पे ग्राफ में देख लेते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि जब टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, तब एमपी आपका क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है। अभी सिर्फ टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ देखिएगा। ठीक है, ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और ये है आपका टोटल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जब टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जब टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, क्या हो रहा है, देखो यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है, मतलब कि इट इज इंक्रीजिंग लेकिन थोड़ा सा कर्वी है, यानी कि वो दिखा रहा है कि थोड़ा सा डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो उस पॉइंट पे आपका एमपी देखो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। भाई इस पॉइंट तक तो क्या हो रहा था कि इंक्रीज हो रहा है आपका टोटल प्रोडक्ट, है ना, इस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद में टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, लेकिन इस पॉइंट के बाद में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरने लग गया है। ठीक है, डाउनवर्ड्स। फिर अपन यहाँ पे कहते हैं कि जब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है टोटल प्रोडक्ट का, और इस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब टीपी डिक्लाइन होने लगता है तो एमपी आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो फिर यहाँ पे देखो ये डिक्लाइन होने लग गया और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, चलो अब यहाँ पे अपन समझते हैं एपी और एमपी की रिलेशनशिप को। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, साथ ही में उसके क्या जा रहा है, एवरेज प्रोडक्ट जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है, देखो when MP is greater than AP, AP rises। सबसे पहले ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है यानी कि वो बड़ा है। ठीक है, सो जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका बड़ा है और एवरेज प्रोडक्ट आपका छोटा है, तब क्या है, एवरेज प्रोडक्ट आपका राइज हो रहा है। राइज हो रहा है ना, यहाँ तक इट इज लाइक दिस। ठीक है, सो समवॉट वी कैन से कि हाँ ये राइज हो रहा है आपका एवरेज प्रोडक्ट। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है, मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर है, और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे राइज हो रहा है। इट इज शोइंग लाइक दिस, है ना, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या है, इससे ऊपर है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज व्हेन MP is equals to AP, AP is maximum and constant। देखो अब B पॉइंट पे क्या है, B पॉइंट पे AP और MP दोनों बराबर हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है, तो देखो B पॉइंट पे क्या है, B पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं। AP इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, और इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है और क्या है, कांस्टेंट है। अपन ये नहीं कह सकते कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहाँ पे मैक्सिमम है, नहीं, सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि इस पॉइंट के बाद में, मतलब जहां पे दोनों इक्वल है उस पॉइंट के बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट अब क्या रह जाएगा, कम हो जाएगा, और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे अब बढ़ जाएगा। सो देखते हैं, बिल्कुल मार्जिनल प्रोडक्ट वाली लाइन अब नीचे आ गई और एवरेज प्रोडक्ट वाली लाइन ऊपर है, यानी कि अब ग्रेटर कौन है, एवरेज प्रोडक्ट अब ग्रेटर है यहाँ पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे AP स्टार्ट्स फॉलिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, देखो AP यूं बढ़ रहा था, फिर इसका मैक्सिमम पॉइंट आया और उसके बाद में ये गिरने लग गया। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट अब गिरने लग गया है, लेकिन फिर भी मार्जिनल से ज्यादा है। MP may be 0 और नेगेटिव, बट AP continues to be पॉजिटिव। फिर देखो MP क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और उसके बाद में नेगेटिव हो गया, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हुआ, ये पॉजिटिव ही
रहेगा। ओके, एपी इंक्रीजेस इवन व्हेन एमपी फॉल्स। ठीक है, एपी तब भी बढ़ेगा जब एमपी आपका गिर रहा है। एमपी आपका गिर रहा है और एपी यहाँ पे बढ़ ही रहा है। ओके, बट एमपी शुड लाई अबव एपी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एपी इंक्रीजेस इवन व्हेन एमपी फॉल्स बट एमपी शुड लाई अबव एवरेज प्रोडक्ट। ओके, सो मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए। इसके बाद में तो जब आपका एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा आ जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जब आपका कम आने लगता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर को यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि आपको टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का भी रिलेशनशिप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे रिटर्न्स टू फैक्टर की बात कर लेते हैं। सो it refers to the behavior of output when only one variable factor of production is increased। यानी कि यहाँ पे अपन one variable की बात कर रहे हैं बच्चों, one variable of factor of production is increased, यानी कि अपन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अपन सिर्फ एक ही वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट रन एंड फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और जो फिक्स्ड फैक्टर है, यानी कि अगर अपन यहाँ पे कोई मशीन या फिर कोई लैंड अगर अज्यूम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये क्या कहता है, इसको जरा समझो। So it states that when more and more units of variable factors are employed to increase the output, initially output increases at the increasing rate and finally falls। देखो अब यहाँ पे इस लॉ को आप कैसे समझोगे कि कोई प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर ने क्या किया कि मतलब शॉर्ट रन के लिए उसने अपना प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया और उसने मतलब उसके पास में क्या था, प्रोडक्शन को कायम रखने के लिए जमीन है और उसने लेबर हायर कर ली, कुछ एक दो मशीन से उसने लेबर हायर कर ली। अब उसको लग रहा है कि यार शॉर्ट रन का मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन चालू रहेगा, तो अगर मुझे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेबर को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसने इनिशियली कितनी लेबर यहाँ पे हायर करी थी? 4 लेबर इसने हायर करी थी, जो कि उसे 10 का आउटपुट दे रही थी। फिर उसको लगा कि यार मुझे और आउटपुट चाहिए, तो इसने 5वीं लेबर हायर कर ली, इसको 12 का आउटपुट मिलने लग गया। फिर उसके बाद में उसने 6ठी हायर कर ली, तो उसको 13 का मिलने लग गया। फिर उसके बाद में उसने 7वीं, ऐसे कर करके उसका आउटपुट बढ़ने लग गया था। लेकिन एक पॉइंट के बाद में, जैसे एक पॉइंट के बाद में इंक्रीज तो हो रहा था, लेकिन बहुत ही कम रेट पे इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, और फिर धीरे धीरे कम रेट पे इंक्रीज होते होते क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, जो कि आउटपुट है वो आपका बिल्कुल जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे प्रोड्यूसर ने 4 लेबर उसके पास थी, तो उसे पता था कि भैया मेरे को मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे लेबर बढ़ानी पड़ेगी। 1 लेबर बढ़ाई, 2 लेबर बढ़ाई, 3 लेबर, चौथी 5वीं, जब मतलब ऐसे कर करके जब 7-8 लेबर हो गई, तो उसका अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा था। जैसे ही उसने 9th लेबर लगाई, तो 9th लेबर के लगने से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया। हौच पौच होने का मतलब है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और कोई भी इंसान अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि सबके काम पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर भी प्रोड्यूसर को लगा कि चलो कोई बात नहीं, 10वीं और लेबर लगा, तो मतलब 2 लोग एक्स्ट्रा ऐसे आ गए जो कि काम नहीं करने दे रहे हैं, और उनके काम ना करने देने की वजह से क्या होने लग गया था कि जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है उसका प्रोडक्शन कम होने लग गया था। ठीक है, तो जो ये लॉ है वो आपको यही बताता है। ओके, जैसे सपोज करो कि आपकी क्लास में जो बेंचेस हैं वो कितनी है, वो 30 स्टूडेंट्स की सिटिंग के लिए वो बेंचेस हैं। ठीक है, अब अगर क्लास में एडमिशन हो गया 40 बच्चों का, तो आप बहुत फंस के बैठोगे, बिल्कुल ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, बहुत चप ज्यादा होगी, मतलब बातें जो होती हैं क्लास के अंदर वो बहुत ज्यादा होने लगेंगी, बदमाशियां बहुत ज्यादा होने लगेंगी, टीचर आपकी परेशान हो जाएगी, है ना। अगर 30 बेंचेस हैं, मतलब 30 बच्चों के हिसाब से, सिटिंग के हिसाब से अगर बेंचेस है और उतनी बच्चे, तो बहुत ही स्मूथ जाएगा। 40 हो जाने से क्या होगा कि यहाँ पे अब वो एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बस सेम उसी तरीके से आप इसको भी लॉ को ऐसे ही समझो कि द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर हम एम्प्लॉय करने लगते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, इनिशियली आउटपुट इंक्रीजेस, शुरुआती समय पर आउटपुट बढ़ता है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद में आउटपुट आपका गिरने लगता है, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, सो यहाँ पे यही चीज है, देखो टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है, जब टीपी मैक्सिमम हो गया फिर टीपी आपका गिरने लग गया। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पहले यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। तो
इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों ही आपके इंक्रीज हो रहे हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या हो रहा है, टीपी आपका इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, और एमपी आपका डिमिनिश होने लग गया। और जो आपका थर्ड फेज है उसके अंदर क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो गया और वो आपका डिक्लाइन होने लग गया टोटल प्रोडक्ट। ओके, चलो अब यहाँ पे अपन कुछ और बात करते हैं। अपन यहाँ पे सबसे पहली जो स्टेज है यानी कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसके बारे में अपन बात करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ बच्चों, देखो जब अपन यहाँ पे ना रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करें तो इसका मतलब ये आप ध्यान रख लेना, दिमाग में बिठा लेना इस बात को कि अपन शॉर्ट रन के बारे में बात करें। यहीं पे अगर रिटर्न्स टू स्केल होता तो स्केल यानी कि पूरा का पूरा आपका प्रोडक्शन, लंबे समय वाला प्रोडक्शन, आपकी पूरी फर्म, तो स्केल वो होता है। ठीक है, तो जब भी अपन स्केल के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपन लॉन्ग रन को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। जब अपन फैक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपन शॉर्ट रन को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो शॉर्ट रन के अंदर जो फर्स्ट फेज होता है जब आपका टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, सो इन द इनिशियल फेज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड विथ fixed factor, total physical product increases at increasing rate and MP also increases। तो हमें पता है कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ता है, मार्जिन प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ता है, और जो हमारा यहाँ पे आउटपुट है वो भी हमारा यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, चलो कॉजेस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब इसके पीछे के कारण क्या है, जो हमारा फर्स्ट जो फेज है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न वाला जो फेज है, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसके पीछे के कॉजेस क्या हैं ये आपसे पूछा जा सकता है ना वैसे एग्जाम में। तो इसके पीछे का कॉजेस, तीन कॉजेस ये है मेजर। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर अभी आपके अंडर यूटिलाइज हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे आप उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करो जिससे कि उनकी एफिशिएंसीज और ज्यादा वो आपको दे पा रहे हैं। दूसरा रीजन है आपका इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर की अपन बात कर ली, यानी कि जो लेबर है उनको आप धीरे धीरे करके क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे उनको ट्रेन करते जा रहे हो जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। फिक्स्ड फैक्टर यानी कि अगर आप लैंड यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो तो आप लैंड का यहाँ पे बेहतर तरीके से यूज ले रहे हो। फिर इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेबर आप 1 से 2 कर दी, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे कर दी। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो इंक्रीज होते हुए मिल रहा है। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही कॉजेज आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, चलो अब स्टेज 2 की बात करते हैं। तो स्टेज 2 जो है बच्चों वो आपका कैसा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सो टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। अब इसमें जो टोटल प्रोडक्ट है आपका वो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे एमपी जो है वो आपका क्या होने लग गया है, आपका एमपी यहाँ पे डिक्लाइन होकर 0 हो चुका है। ठीक है, सो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स्ड फैक्टर, देन टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी डिक्रीजेस बट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या था कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है वो पॉजिटिव है। ठीक है, एमपी डिक्रीजेस बट इट इज पॉजिटिव एट द एंड ऑफ दिस फेज। अब इस फेज के खत्म होते होते से क्या हो जाता है, इस फेज के खत्म होते होते से जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है, दिस इज 0। ओके, एंड दिस इज योर एमपी। सो एमपी डिक्रीजेस बट इज पॉजिटिव, यहाँ पे एमपी डिक्रीज हो रही है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है एट द एंड ऑफ दिस फेज। अब इस फेज के खत्म होते होते टीपी मैक्सिमम होता है आपका एंड एमपी बिकम 0। अब यहाँ पे ऊपर अगर कहीं टीपी होगा सो इस पॉइंट पे आपका जो टीपी होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, और एमपी आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके का डायग्राम है आपका। ओके, चलिए अब यहाँ पे थर्ड फेज के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके रीजंस, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। तो जैसे अपन ने कॉजेस इंक्रीजिंग फेज के पढ़े थे, वैसे डिमिनिशिंग फेज के भी 2 कॉजेस हैं। ऑप्टिमल यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्टिमल यूज कर रहे हो उसका। और दूसरा है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यानी कि जो आप फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो इतनी परफेक्ट नहीं, वो इम्परफेक्ट है। ठीक है, सो जिसकी वजह से अब आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो डिमिनिश होते हुए मिल रहा है। थर्ड स्टेज आती है बच्चों आपकी नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैक्सिमम टीपी था यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम टीपी था यहाँ पे। ओके, अब इस पॉइंट के बाद में आपका टीपी यहाँ पे फॉल होने लगता है। ओके, सो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स्ड फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट
प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही में अगर अपन मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो वो इस पॉइंट के बाद में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, एंड इट बिकम्स नेगेटिव एट व्हाट, एट द थर्ड स्टेज। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही पुअर है, किसके बीच में, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। एंड देन इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, आपने फिक्स्ड फैक्टर को, यानी कि अगर आप यहाँ पे लैंड कंसिडर कर रहे हो तो उसको आपने ओवर यूटिलाइज कर लिया, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही नेगेटिव में जा चुका है। ओके, चलो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है इसको जरा समझो। सो इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक तरीके की होती है इम्प्लिसिट। ठीक है, जब भी कोई प्रोड्यूसर कहीं बाहर से कुछ खरीद करके अपने प्रोडक्शन में लगाता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और जब भी कोई प्रोड्यूसर अपने घर में कोई ऐसी उसके पास में इनपुट है जो कि वो अपने प्रोडक्शन में यूज कर सकता है, जैसे सपोज करो कि उसे लेबर की जरूरत है और लेबर उसने बाहर से ना हायर करके अपने घर के किसी सदस्य को एज ए लेबर अपने प्रोडक्शन में लगा दिया, तो वो क्या हो जाती है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट की अपन यहाँ पे बात करें, सो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द परचेज एंड हायरिंग द फैक्टर इनपुट्स। तो जब भी कोई प्रोड्यूसर फैक्टर इनपुट्स कहीं बाहर से परचेज करता है, बाहर से परचेज करने का मतलब है या तो वो इनपुट्स परचेज कर रहा है या किसी को बाहर से हायर कर रहा है अपने प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसको अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। सो दीज आर एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी प्रोड्यूसर है, तो उसके यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बुक्स बना रखी होंगी अकाउंट्स के लिए। तो ये सारे के सारे खर्चे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वाले जो खर्चे होते हैं वो उसको कहाँ पे मेंशन करता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करता है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों इम्प्लिसिट कॉस्ट की। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। अगर यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है तो ठीक है, उस प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्शन के लिए कोई टेबल चाहिए। अब टेबल उसने बाहर से ना खरीद के, मार्केट से ना खरीद के, अगर उसके घर में कोई एक्स्ट्रा टेबल रखी हुई है और उसने घर की टेबल यहाँ पे लाके रख दी, तो उसकी यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ ओन्ड रिसोर्स हो गया, वो उसका खुद का रिसोर्स जो कि उसने अपने प्रोडक्शन में लगा दिया है। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इटसेल्फ। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ इनपुट है वो सप्लायर, यानी कि वो जो प्रोड्यूसर है वो खुद सप्लाई कर रहा है। दीज आर नॉट एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इनको जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है इसको ना कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं किया जाता है। ओके, चलो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कौन सी होती है? सो इट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोड्यूसर इनटू द बिजनेस। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि मिनिमम अमाउंट जो कि प्रोड्यूसर मतलब गेन करता है और उसको अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए इतना तो प्रॉफिट उसको चाहिए ही होता है। दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स इट इज द मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मिनिमम सप्लाई प्राइस है किसके? एंटरप्रेन्योर की। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको अपन कहते हैं वेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ओके, दिस इज द वेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं यहाँ पे कुछ अपना मतलब बिजनेस कर रही हूँ, कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मिनिमम प्रॉफिट तो मुझे मिलना चाहिए जिससे कि मैं मॉरली और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैं मार्केट में टिकी रहूं। अगर मुझे ये भी नहीं मिलेगा तो मेरे को तो लॉस ही फेस करना पड़ेगा, और लॉस फेस करने का मतलब है कि मुझे मेरा जो बोरिया बिस्तर है वो यहाँ से भागना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अपन बात करें शॉर्ट टर्म कॉस्ट की। अब शॉर्ट टर्म कॉस्ट भी जो होती है वो भी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी होगी? टोटल कॉस्ट होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी और एवरेज कॉस्ट होगी। जब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो जब फिक्स्ड फैक्टर पे कॉस्ट इनकर की जा रही है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, जो वेरिएबल फैक्टर पे कॉस्ट इनकर की जा रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिर अपन ने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करा, और एवरेज के अंदर भी दो होते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, चलो टोटल कॉस्ट के बारे में अपन बात करते हैं। सो इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज इनकर्ड बाय अ प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है यहाँ पे प्रोड्यूसर की, टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? टोटल कॉस्ट। ओके, सो इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी कैसे निकलती है? इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती है। जब इन दोनों को हम प्लस करते थे तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है, या फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट यानी कि
टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ओके, सो एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ऐसे आपकी एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी भी आप करते हो तो भी आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। ओके, चलो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की अपन बात करते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। सो इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर इम्प्लाइंग फिक्स्ड इनपुट। सो फिक्स्ड इनपुट्स पे जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है तो उसको अपन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पे जानते हैं, जैसे कि रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइसेंस फीस एटसेट्रा। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, देखो आपको ये पता है कि टोटल कॉस्ट दो पार्ट्स होते हैं इसके, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जब अपन को फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो अपन को पता है कि टोटल कॉस्ट में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो अपने पास में फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे करिए, या फिर AFC इंटू क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट की अगर अपन बात करें, सो इट इज द कॉस्ट विच वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो कि क्वांटिटी के बेसिस पे वेरी करती है कि आपको अगर कम क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है तो ये वाली कॉस्ट कम कर सकते हो, जब ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो ये वाली कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि अपन शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म कॉस्ट की यहाँ पे बात करें, इसलिए अपन चेंजेस से वेरिएबल भी करते हैं, वी नो दिस। ठीक है, इट इज जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये क्या होता है, ये वाली जो कॉस्ट होती है बिल्कुल जीरो होती है। कब होती है जीरो, जब आपका आउटपुट जीरो होता है। ठीक है, जब आप आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो आप लेबर को क्यों हायर करोगे, नहीं करोगे। तो जब आपका आउटपुट जब जीरो होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जीरो रहेगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आएगी। टोटल वेरिएबल कर्व इज पैरेलल टू TC, टोटल कॉस्ट के पैरेलल होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एग्जाम्पल कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन पावर एटसेट्रा। इसको निकालते कैसे हो, ये आपको पता है, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लो, आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, या फिर TVC इज इक्वल्स टू AVC इनटू दी क्वांटिटी। चलिए, फीचर्स ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC वेरिएबल कॉस्ट के फीचर्स कौन कौन से, इसको जरा समझो। सो इट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आपका टोटल आउटपुट जीरो होगा तो ये वाली कॉस्ट भी आपकी जीरो होगी, पहली चीज तो ये हो गई। अब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है तो आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी, और लेबर को जो आप वेजेस दे रहे हो वो भी बढ़ेंगे, दिखती सी बात है। तो जब आपका आउटपुट बढ़ेगा तो ये वाली जो कॉस्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी आपकी बढ़ेगी। इनिशियली TVC इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। इनिशियली क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है आपकी, लेकिन बहुत ही कम रेट पे बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि उस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो कॉस्ट आप इजीली निकाल लेते हो वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है या फिर जब आपका नेगेटिव रिटर्न आ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तब आपकी ये वाली जो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी बढ़ती है बहुत ही बढ़ती हुई रेट से ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके, तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों एवरेज कॉस्ट की। सो एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ओके, इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कॉस्ट, जब आप अगर एक यहाँ पे यूनिट जो प्रोड्यूस करो तो उस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज एवरेज कॉस्ट। ओके, इट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये आप कैसे निकालते हो, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दोनों कॉस्ट को आप प्लस कर देते हो तो आपके पास में एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाती है। ओके, चलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जब अपन बात करें, सो यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में आप कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा रहे हो, सो इट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो TFC अपॉन क्वांटिटी इसका फॉर्मूला होगा, या फिर AFC इज इक्वल्स टू AC प्लस AVC। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जब आप एवरेज कॉस्ट एड ऑन कर दोगे तो आपके पास में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो इट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब जब भी अपन एवरेज की बात करते हैं तो पर यूनिट तो आपको ध्यान ही रखना है, जब भी अपन मार्जिनल की बात करते हैं तो एडिशनल या चेंज आपको ध्यान रखना है। ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये तो आपको मतलब आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, सो इट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी। AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी किस तरीके की होती है बच्चों, यू शेप की होती है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप लोगों को पता ही है, तो बस अभी अपन ने पढ़ा था, उसी लॉ की वजह से आपका जो AVC होता है वो आपका किस तरीके का होता है, यू शेप होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको गिवन है। चलिए मार्जिनल कॉस्ट की अपन बात कर लें अब। सो इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में चेंज यानी कि एडिशन होने से।
ओके, ड्यू टू एडिशन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड। सो मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, चेंज इन, सो चेंज इन, यहाँ पे लिख देते, सो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ओके, या फिर मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, इस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। बट अंडर शॉर्ट रन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन के अंदर इसको आप किससे कैलकुलेट करते हो, वेरिएबल कॉस्ट से ही इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप चेंजेस ही वेरिएबल में कर रहे हो, फिक्स्ड में तो आप किसी तरीके के चेंज करोगे ही नहीं, शॉर्ट रन में आप वेरिएबल में ही चेंजेस करोगे। तो इस वजह से आपको यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर कैलकुलेट भी वेरिएबल कॉस्ट से ही करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट पहले आपकी कम है और एवरेज कॉस्ट आपकी ज्यादा है, एक पॉइंट जहां पे ये दोनों बराबर हो गए उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है और एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, ठीक है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करते हुए जा रही है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, अभी अपन ने बात की थी कि जो टोटल कॉस्ट होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है ये क्या होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है बच्चों वो आपका 0 से स्टार्ट होता है और टोटल कॉस्ट आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से। अब इसके पीछे का कारण भी है, सो इट रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व आर इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो किसके बराबर है, वो इसके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। The TFC curve remain parallel to x-axis and TVC curve remains parallel to TC. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके एक्स एक्सेस से पैरेलल रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, और जो टीसी और टीवीसी है ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर आपको पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसमें प्लस होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से टोटल कॉस्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन में हमने तो कुछ प्रोडक्शन किया ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां पे फिक्स्ड फैक्टर भी आपका लगेगा, तो टोटल कॉस्ट तो वहीं से ही आएगी। ओके, चलो टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सो विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AFC कर्व एंड AC कर्व गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है और आपका एवरेज कॉस्ट वाला जो कर्व होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होने लगता है, इंक्रीज, बढ़ने लगता है। ऑन कॉन्ट्ररी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC कर्व एंड AVC कर्व गोज ऑन डिक्रीजिंग। और यहाँ पे AC और AVC का जो ये इनका जो डिस्टेंस है ये आपका क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ये इस तरीके से होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होने लगता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपका बढ़ने लगता है। ओके, ऑलराइट। ऑन कॉन्ट्ररी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC कर्व एंड AVC कर्व गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट दीज टू कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज नेवर जीरो, ठीक है। लेकिन ये दोनों कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकती तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता ना, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती, भले आप प्रोडक्शन करो मत करो, आपने जमीन खरीद रखी है, जमीन का आपको यहाँ पे भुगतान करना है हर थोड़े थोड़े टाइम में, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, तो देखो आपका AC है और AVC है, अपना आपका y एक्सेस पे क्या है, एवरेज कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और यहाँ पे आउटपुट गिवन है। ओके, अब रिलेशनशिप की अपन बात करें अगर, सो रिलेशनशिप अपन लोग यहाँ पे बहुत ही सिमिलर रिलेशनशिप है जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। व्हेन MC इज स्मॉलर देन AVC फॉल्स। देखो यहाँ पे क्या है, MC, तो जब आपका MC छोटा है, मतलब MC नीचे है तो यानी कि MC स्मॉल हो गया, तो यहाँ पे जब MC आपका छोटा है AVC से, तो AVC आपका क्या हो रहा है, गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इट इज फॉलिंग। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, MC आपका इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, और AVC आपका डिक्रीज होता है, मतलब इससे राइज तो हो रहा है, यहाँ पे देखो AVC राइज तो हो रहा है लेकिन MC से कम है यहाँ पे। ओके, सो MC कर्व कट्स AVC एट इट्स लोअर पॉइंट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, AVC को इसके सबसे
से निचले स्तर से काटते हुए जा रहा है. ओके, बोथ कर्व्स आर यू शेप, दोनों ही कर्व्स कैसे यू शेप के हैं, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, और दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. ओके, रिलेशन बिटवीन MC एंड AC. सो AC फॉल्स, MC इज स्मॉलर देन AC. देखो AC आपका गिर रहा है, यहां से यहां तक गिर रहा है. अब इस पॉइंट पे क्या है, MC जो है वो आपका AC से छोटा है. ठीक है, फिर when AC rises, जब AC बढ़ने लगता है तब MC आपका ग्रेटर है AC से. when AC is constant and minimum, MC is equals to AC. जब AC आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, और मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम पॉइंट इसका ये हो गया, तो इस पॉइंट पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं. आपको ये भी हो सकता है कि यार कहाँ पे कैसे किसको याद रखना है, नहीं समझ में आ रहा. लेकिन बट द थिंग इज कि इन रिलेशनशिप्स को ही आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपसे डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को फेस करना फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो इन रिलेशंस को आप एक नोटबुक के अंदर अलग अलग जितने भी रिलेशन अपन ने पढ़े हैं सबको नोट डाउन करो, सब रिलेशंस को अच्छे से समझो और पढ़ो. ठीक है, चलो फिर अपन कॉस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब रेवेन्यू की बात करते हैं. सो रेवेन्यू यानी कि अब यहाँ पे प्रोड्यूसर ने क्या किया है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स देखे, इनपुट के बाद में उसने प्रोसेस किया, आउटपुट निकाला, कॉस्ट लगी उसकी, अब उसको वो बेच रहा है तो उसको इनकम मिल रही है, तो रेवेन्यू इज इनकम. ओके, सो मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू. जब यहाँ पे सेल कर दी है उस प्रोडक्ट की और यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है प्रोड्यूसर को, इट इज नोन एज रेवेन्यू. ओके, अब टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल, जो भी उसने टोटल प्रोडक्शन किया था उस पूरे को जब सेल कर दिया तो जो उसको यहाँ पे रेवेन्यू, जो उसको इनकम रिसीव हो रही है, दैट इज टोटल रेवेन्यू. सो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, सिंपल है. अब TR कैसे हो सकता है, TR इज इक्वल्स टू AR इंटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी कर सकते हो, या फिर TR आपका क्या हो सकता है, समेशन ऑफ MR. ठीक है, TR इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड. ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस होती है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है. आगे आपको ये चीज देखने को मिलेगी. चलो एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं. सो पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन यूनिट्स. ठीक है, अब जितनी भी यूनिट्स आपको गिवन है उसकी जो पर यूनिट अगर आप सेल करें और उससे जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. एवरेज रेवेन्यू हमेशा आपका प्राइस के बराबर रहता है. पर यूनिट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज आल्सो कॉल्ड AR. पर यूनिट प्राइस, 10 यूनिट आपने यहाँ पे प्रोड्यूस करी, 10 में से कोई एक यूनिट की जो प्राइस होगी वही आपकी एवरेज रेवेन्यू होगी. ठीक है, सो AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन Q, या फिर P इंटू Q अपॉन Q. प्राइस इज इक्वल, मतलब P इज इक्वल्स टू प्राइस हो गया. ओके, चलो मार्जिनल रेवेन्यू, तो वापस मार्जिनल जहां पे वर्ड आ जाता है वहां पे एडिशन की बात करते हैं, हम चेंज की बात करते हैं. सो इट इज नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इट सोल्ड. जब आपने एक और आउटपुट मतलब यूनिट आपने जब सेल आउट करी और उससे जो आपको रेवेन्यू यहाँ पे रिसीव हो रहा है, दैट इज MR. सो MR इज चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या फिर ये आपका MR का फॉर्मूला है. ओके, नाउ रिलेशनशिप, अब यहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप देखने पड़ेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR व्हेन मोर क्वांटिटी सोल्ड एट द सेम प्राइस. तो सेम प्राइस पे जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर क्वांटिटी सेल आउट करते हैं तो इन तीनों के बीच का क्या रिलेशन रहता है वो हमको यहाँ पे समझना है. देखो सबसे पहला पॉइंट है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट. आपका MR और AR ये दोनों कैसे रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, सभी लेवल ऑफ आउटपुट पे. एंड AR एंड MR कर्व्स आर पैरेलल टू X एक्सिस, और ये दोनों ही, दिस इज X एक्सिस. ओके, और ये दोनों ही कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं X एक्सिस की. ये आपका X एक्सिस है, ये आपका AR है, MR है, और हमने और क्या देखा था कि AR MR ही हमारी प्राइस होती है. ठीक है, सो ये यहाँ पे आपका इस तरीके का इसका डायग्राम बनता है. Okay, so total revenue increases at constant rate, MR is constant and TR is positively sloped. अब यहाँ पे जो आपका टोटल रेवेन्यू कर्व है वो आपका पॉजिटिव स्लोप्ड होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस तरीके के. So this is your total revenue. Okay, this is your total revenue, this is your AR MR and which is equals to price. Okay. Now relation between TR, AR and MR when more quantity by sold at the lower price or there is monopoly or monopolistic competition in the market.
तो देखो यहाँ पे अपन ऐसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हमने सोल्ड करी कम कीमत पे, या फिर मार्केट के अंदर मोनोपोली है या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला मार्केट है। तो इस केस में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स हैव नेगेटिवली स्लोप, एमआर कर्व्स लाई बिलो एआर कर्व। सो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपके एआर एमआर बन जाते हैं, ठीक है। सो दोनों ही नेगेटिवली स्लोप होते हैं। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स हैव नेगेटिव स्लोप, MR curves lie below AR, तो this is your MR and this is your AR, इस तरीके का आपका कर्व बनता है। ओके, यहाँ पे AR ग्रेटर होता है MR से। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू के मतलब दुगना गिरता है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, इस तरीके से आपका ये बनता है। सो लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस एट पॉजिटिव, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जैसे जैसे गिरता है आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। जब ये मैक्सिमम होता है TR तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कैसा रहता है, जीरो रहता है। So when marginal revenue is zero, total revenue is maximum. When marginal revenue becomes negative, TR starts declining. तो ऐसा सेम रिलेशन अपन ने पढ़ा है, ठीक है। किस में पढ़ा था, प्रोडक्शन के अंदर, जब अपने प्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। सो यहाँ पे MR क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और TR आपका क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। ओके, जब अपन प्रोडक्ट के बारे में TP MP के बारे में पढ़ रहे थे तो सेम ही यहाँ पे इसी तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिला था। ओके, और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। सो रिलेशनशिप की अगर अपन बात करें बिटवीन AR एंड MR, जनरल रिलेशनशिप की अगर अपन बात करें तो व्हेन MR इज इक्वल्स टू AR, AR इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जब ये दोनों बराबर होते हैं, MR और AR जब दोनों बराबर होते हैं तब क्या होता है, AR मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है। उसके बाद में MR कैन बी नेगेटिव बट नॉट AR। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे अपन ने दोनों को ही नेगेटिव कर दिया, लेकिन द थिंग इज ये अपन से गलती हो गई, यहाँ पे सिर्फ MR नेगेटिव होगा, AR नेगेटिव नहीं होगा। ओके, MR कैन बी नेगेटिव बट नॉट AR। व्हेन MR इज स्मॉलर देन AR, AR फॉल्स। जब MR AR से छोटा होता है तब AR भी आपका फॉल होता है। When TR increases at an increasing rate, MR and AR also increases. जब TR आपका increase होता है increasing rate पे, तब आपका marginal revenue और average revenue भी इस point पे increase होता है। ओके, सो नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो ऐसे कौन सा पॉइंट होता है जहां पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम फेस करना पड़ता है, इसको अपन अब यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसा फेज होता है जिसको अपन फेज ऑफ रेस्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसको अपन रेस्ट स्टेट के नाम से जानते हैं, जहां से प्रोड्यूसर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना चाहता है, ठीक है। अब ये वाला जो फेज है वो प्रोड्यूसर को कहां पे जाके मिलता है, ये जरा समझो। So it refers to the stage where producer is getting maximum profit. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो रहा है, ओके, विथ गिवन कॉस्ट, जो भी वो कॉस्ट इनकर कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो रहा है, एंड ही हैज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ द आउटपुट। और यहाँ पे प्रोड्यूसर ना ही अपने लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाना चाहता है और ना ही उसे कम करना चाहता है, ठीक है। सो AR, MR and MC approach, conditions of producers equilibrium according to this approach। अब यहाँ पे इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, एंड ऑल्सो AR एंड MR यहाँ पे दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हेंस AR MR इज इक्वल्स टू MC शुड बी राइजिंग, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी मतलब राइज होती हुई होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या है कि आपकी ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी प्राइस AR और MR है, तीनों चीजें यहाँ पे बराबर हैं। सो MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो क्या करना चाहिए, वो नीचे से कट करते हुए होना चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे गिरती जा रही है इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो गिरती जा रही है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्शन होगा नहीं इस फेज के अंदर। अब इस फेज में क्या है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम आ रही है प्राइस से, जो प्राइस है मार्केट में, जैसे सपोज करो 10 रुपए की कोई गुड है और उसकी कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ रही है इस फेज में कॉस्ट आ रही है मान लो उसकी 3 रुपए, तो दिखती सी बात है कि 10 रुपए अगर उसकी मार्केट प्राइस है और 3 रुपए में अगर वो बन रहा है तो यहाँ पे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा इस फेज के अंदर, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद में क्या है कि 10 रुपए की चीज है लेकिन उसकी कॉस्ट लग रही है कितनी, 15 रुपए, तो यहाँ पे इसको लॉस होगा।
यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे कॉस्ट इसकी ज्यादा थी, यानी कि 10 रुपए की चीज है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट इसकी क्या, कॉस्ट ज्यादा लग रही थी लेकिन कम होती हुई, मतलब डिक्रीज होती हुई। बेस्ट फेज इसके लिए कौन सा है प्रोड्यूसर के लिए, ये वाला Q1 से लेकर के Q2 वाला। ओके, सो MC शुड बी मोर देन MR, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो MR से ज्यादा होनी चाहिए आफ्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में, विद इंक्रीज इन आउटपुट। ओके, और आउटपुट जो है यहाँ पे वो भी इसका इंक्रीज होना चाहिए। सो इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इट इज अचीव्ड व्हेन P इज इक्वल्स टू AC। देखो, जब आपकी प्राइस और आपकी एवरेज कॉस्ट दोनों जब बराबर होती हैं, प्राइस और एवरेज कॉस्ट जब आपकी दोनों बराबर होती हैं, तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन होती है। ओके, it is the minimum return that a producer expects from his capital invested in the business। उसने जो भी प्रोड्यूसर, उसने जो भी अपने कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो मिनिमम रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे इस फेज में उसको मिलेंगे। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, सो इट अकर्स व्हेन AR इज इक्वल्स टू AC और TR इज इक्वल्स टू TC, यानी कि जब टोटल रेवेन्यू जो उसको अचीव हो रहा है, ठीक है, जो इनकम उसे अचीव हो रही है, और टोटल कॉस्ट जब दोनों बराबर होते हैं, यानी कि उसने 10 रुपए लगाए प्रोड्यूसर ने किसी चीज को बनाने में, और मार्केट में वो चीज, मतलब जो भी गुड है वो बिक भी 10 रुपए में रहा है, तो ये वाली सिचुएशन कौन सी होगी बच्चों, ब्रेक इवन सिचुएशन हो गई। ठीक है, एट दिस पॉइंट फर्म इज अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इस फेज में क्या इस प्रोड्यूसर को कोई भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है, सो नहीं हो रहा है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पे इसको अर्न हो रहा है। जितने रुपए उसने बनाने में लगाए उतने में ही जब वो मार्केट में बिक रहा है, तो इस पॉइंट पे इसको किसी भी तरीके का प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा है। ओके, सो इट इज जस्ट कवरिंग ऑल इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, इसमें जितनी भी इसने कॉस्ट लगाई है उतनी ही यहाँ पे इसको रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि जो कॉस्ट इसने लगाई है वो सारी यहाँ पे कवर हो रही है। सो दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, चलिए शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है, सो इट अकर्स व्हेन अ फर्म इज कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। जो भी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे फर्म लगा रही है, यानी कि दो कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है। ठीक है, वेरिएबल यानी कि जितनी भी यहाँ पे लेबर उसने लगाई है प्रोड्यूसर ने, उस लेबर की वेजेस बस निकाल पा रही है ना, और बाकी खुद प्रॉफिट कुछ नहीं अर्न कर पा रही है। सो इट अकर्स व्हेन अ फर्म इज कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली, हियर द फर्म इज इंकरिंग लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का फर्म को क्या फेस करना पड़ रहा है, लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज स्मॉलर देन TBC और AR इज स्मॉलर देन ABC। ओके, सो अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा सप्लाई के बारे में बात करेंगे। देखो, सप्लाई क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन वो किसके लिए कर रहा है, कंज्यूमर्स के लिए कर रहा है, ताकि कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब जो ये प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कर रहा है बच्चों, इसको वो अपने घर में तो रखेगा नहीं, देखती सी बात है, उसे वो कहाँ लेके जाएगा, मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए लेके जाएगा। ठीक है, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसी को अपन सप्लाई कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी गुड की अगर जो डिमांड है वो 20 यूनिट्स की है और प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है 200 यूनिट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर प्रोड्यूसर को यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है जो जिसकी वजह से वो मार्केट में है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसको डिमांड को ध्यान रखते हुए अपना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही वो अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेगा, वो क्या करेगा, मार्केट में उसको सर्कुलेट करने के लिए भेज देगा, और इसी को ही अपन सप्लाई के नाम से जानते हैं। सो इट रेफर्स टू दी amount of commodity that a firm or a seller is willing to sell। यहाँ पे वो क्वांटिटी के बारे में अपन बात करते हैं जो कि एक फर्म या फिर जो सेलर है वो, मतलब he is okay in selling that quantity into the market, who is willing to sell that quantity into the market, okay, at different prices during a given period of टाइम। यानी कि अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो एक प्रोड्यूसर होता है, उसने जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पे प्रोड्यूस करी है वो उसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए रेडी है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बच्चों, सप्लाई कहते हैं। ओके, सो सिंपल है बिल्कुल, सप्लाई आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ओके, नाउ अब देखो, जैसे हमने डिमांड के बारे में बात करी थी, ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ भी जाती है, डिमांड कम भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी गुड की जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड अफेक्ट होती है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने बात करी थी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद में प्राइस रिलेटेड और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में बात करी थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये सारे फैक्टर्स कौन से थे, ये सभी वो वाले फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। ठीक है, सो इसको अपन रखते हैं साइड में।
अब यहाँ पे अपन जिस बारे में बात करने वाले हैं बच्चों वो ये है कि बहुत से ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई जो होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, ठीक है। यानी कि प्रोड्यूसर की जो सप्लाई है कि भाई उसे कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल आउट करनी है, ये भी बहुत सी चीजों से अफेक्ट होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीजें जरा यहाँ पे अपन देखते हैं। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला यहाँ पे जो फैक्टर है इट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नाउ सपोज करो कि अगर प्राइस यहाँ पे कम है किसी कमोडिटी की, मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे क्या हुआ है कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, क्या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे गुड सेल आउट करेगा? नहीं, जब प्राइस बहुत कम होती है तो प्रोड्यूसर जो होता है वो अपनी सेल को कम कर लेता है, और जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर अपनी सेल को बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या है बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे इसका मेन मोटिव है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसके अंदर भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आते हैं। कैसे? जैसे जिस भी गुड की डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसको वो ज्यादा सेल आउट करे। जिसकी डिमांड कम है तो वो क्या कहेगा कि भाई इसको हमें सेल आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड ही ऑलरेडी इतनी कम है, ठीक है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है बच्चों तो वैसे ही प्रोड्यूसर क्या करता है, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी में उसको क्या होता है कि ज्यादा वो सप्लाई मार्केट के अंदर कर सकता है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी कम लगती है। फिर आता है प्राइसेस ऑफ इनपुट। तो जैसे जो भी इनपुट वो यहाँ पे यूज कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जैसे मशीन को अगर वो यूज कर रहा है या फिर किसी 2-4 लेबर को वो यूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही लेबर की वेजेस डाउन हो गई या फिर मशीन जो है उस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि आपको कम कीमतों पे मशीन हम प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा जब होगा तो वो क्या यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर फिर इस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है। तो जो इनपुट्स है अगर उनकी प्राइस कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करता है, अगर इनपुट्स की प्राइस बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर कम सप्लाई करता है, ठीक है। ये तो वाइस वर्सा वाला रिलेशनशिप है। फिर है नंबर ऑफ फर्म्स। देखो किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्म्स होती हैं। जब फर्म्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो मार्केट में सप्लाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और उस हिसाब से प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है। जब इंडस्ट्री की जो फर्म्स है वो कम हो जाती हैं तो सप्लाई भी क्या होता है बच्चों, सप्लाई भी उस पर्टिकुलर गुड की कम हो जाती है, और जैसे ही सप्लाई कम हो जाती है वैसे ही उस पे उसकी जो प्राइस है उस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फर्म्स भी यहाँ पे बहुत ही जो कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अब अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, अगर टैक्स लगा दे तो प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सब्सिडीज और टैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट लगा देती है तो ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है गोल्स ऑफ द फर्म। देखो गोल ऑफ द फर्म का मतलब है कि यहाँ पे जो फर्म है वो अपना जो माइंडसेट है वो किस तरीके से लेके चल रही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचाना यहाँ पे गोल है, ठीक है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी प्राइस को बढ़ाएगा, ठीक है, सप्लाई को कम करेगा। अगर यहाँ पे गोल है कि भाई ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सप्लाई करना है मार्केट के अंदर तो उस पॉइंट पे क्या करेगा बच्चों, वो उस पॉइंट पे वो अपनी प्राइस को कम रखेगा और सप्लाई को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भाई जो फर्म है जो इंडस्ट्री है उसका गोल क्या है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं आपकी जो सप्लाई होती है उसको अफेक्ट करता है, ओके। फिर यहाँ पे बात करते हैं बच्चों अपन इंडिविजुअल सप्लाई। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल यानी कि सिंगल, तो किसी सिंगल इंडस्ट्री की सप्लाई या किसी सिंगल फर्म की सप्लाई वही अपनी इंडिविजुअल सप्लाई हो जाएगी। So it refers to quantity of commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at different prices during a given period of time. तो एक individual जो firm होती है वो एक particular time period में कितना sell out करने के लिए ready है, उसी को अपन individual supply कहेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मार्केट सप्लाई। तो ये जो इंडिविजुअल सप्लाई इन सभी को जो अपन अक्यूमुलेट कर लेते हैं, इन सभी को जब अपन ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है बच्चों, पूरे की पूरे मार्केट की अपने पास में सप्लाई निकल के आ जाती है। सो इट इज अ सम टोटल ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द सेलर्स। अब यहाँ पे अपन फोकस किस पे कर रहे हैं बच्चों, ऑल द सेलर्स। क्यों? क्योंकि अपन मार्केट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। सो बाय ऑल द सेलर्स और ऑल द फर्म्स in the market at different prices and at a given period of time, ठीक है। एक given period of time पे अलग अलग prices पे जितनी भी firms हैं वो कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है मार्केट के अंदर, इसी को ही अपन मार्केट सप्लाई के नाम से जानते हैं, ओके। चलिए स्टॉक क्या होता है। सो देखो बच्चों स्टॉक
अब यूं तो अपन अपनी डेली लाइफ में बहुत बार ये टर्म सुनते हैं कि हमारे पास में इतना स्टॉक पड़ा है, उस प्रोड्यूसर के पास में उतना स्टॉक है, फैक्ट्री में इतना स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक यानी कि अपन कह सकते हैं कि कुछ ऐसा जो कि हमारे पास में रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट या फिर कुछ ऐसी चीज जो कि हमारे पास में काफी लंबे समय से हमने रखा हुआ है साइड में, ठीक है। अब देखो, इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक फर्म के पास में, ठीक है, एक फर्म के पास में जो भी कमोडिटी वो सेल आउट कर रहा है, अगर वो उसके पास में से स्पेयर में रखा हुआ है तो उसी को अपन स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ये तो मतलब जनरल सा टर्म है, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। फिर अपन बात करते हैं बच्चों सप्लाई शेड्यूल के बारे में। देखो, सप्लाई यानी कि यहाँ पे अपन देखते हैं किसी भी गुड की सप्लाई और यहाँ पे अपन रखते हैं एक बार को प्राइस, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे जो सप्लाई होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। सो वैसे 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 यहाँ पे हम सप्लाई को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज क्या शो करता है बच्चों, यहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो होता है। जैसे डिमांड के केस में हमने क्या देखा था, डिमांड के केस में अपन ने नेगेटिव रिलेशनशिप देखा था किसमें, प्राइस में और डिमांड में, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है। वैसे ही सप्लाई के केस में इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ओके। सो जैसे ये जो स्केड्यूल है अपन ने यहाँ पे क्या किया है, इसको एक टेबल के फॉर्म में दर्शाया है, ठीक है। और इसी को ही जो अपन उसके ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं तो वो हो जाता है कर्व, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसी को जो अपन टेबल में शो कर रहे हैं तो ये स्केड्यूल हो जाता है, ओके। So it refers to tabular presentation which has various quantities of a commodity, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज है कमोडिटी की, है ना, that a producer is willing to supply, जो कि प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए रेडी है at different prices during a given period of time, ठीक है। अलग अलग टाइम मतलब अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो कितना सेल आउट करना चाह रहा है। जब इसको अपन इस टेबल की तरह शो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इन यूनिट्स को वो इन पर्टिकुलर प्राइस पे कितना सेल आउट करने के लिए तैयार है, इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसी को ही अपन सप्लाई शेड्यूल के नाम से जानते हैं, ओके। चलो, अब यहाँ पे अपन सप्लाई कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही ग्राफिकल जो अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं सप्लाई शेड्यूल का, उसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं, उसी को ही अपन सप्लाई कर्व के नाम से जानते हैं। सो इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल which represent various quantities, जो कि अलग अलग क्वांटिटीज बताता है of a commodity that a producer is willing to sell या फिर supply at different prices at a given period of time, ठीक है। so definition वही रहेगी, बस जहां पे अपन कर्व की बात करें वहां पे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और जहां पे अपन स्केड्यूल की बात करें वहां पे टेबल के फॉर्म में उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे जब अपन स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप इसका कैसा होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाता है बच्चों, ये इसका हो जाता है स्लोप। अब आपको पता है सप्लाई कर्व कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। सो यानी कि अगर अपन यहाँ पे अगर प्राइस ले लें और यहाँ पे अपन क्या ले लें, क्वांटिटी ले लें, तो ये जो सप्लाई कर्व बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। यानी कि जो इसका स्लोप है वो कैसा है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस कम होगी, सपोज यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं 9, फिर 8 7 6। सो यहाँ पे जो प्राइस 6 थी तो 6 पे कम प्राइस पे कम क्वांटिटी यहाँ पे सेल आउट करेगा प्रोड्यूसर। जब प्राइस बढ़ी तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा सेल आउट करेगा। मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई वो बढ़ाता है, और जब जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई वो कम करता है। सेम इसी तरीके से जब प्राइस 10 हो जाएगी तो वो इतनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। सो अ सप्लाई कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। वही जो अपने डिमांड की बात करती थी उसका कैसा स्लोप था, उसका था नेगेटिव स्लोप, ठीक है। जब यहाँ पे प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये अपना डिमांड का स्लोप होता है और ये अपना सप्लाई का स्लोप होता है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो अपना हो जाता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ओके। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। चलिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। So it states that direct relationship between price and supply of a commodity. So यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके अंदर, प्राइस में और सप्लाई ऑफ कमोडिटी के अंदर, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है। दैट इज हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे देखो
कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी है 6, 7, 8, 9, 10, वैसे वैसे यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी बढ़ी है, ठीक है। तो हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, ओके, एंड लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, ओके। सो यही अपना क्या होता है, यही इसी को अपन कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। चलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो जैसे अपन ने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी पढ़ेंगे। सो इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं बच्चों, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, कि यहाँ पे जब जैसे ही प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ है तो उससे सप्लाई में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, ये जो रेट है इसी को ही अपन प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अपन मेजर करते हैं, ठीक है, सेम जैसे अपन ने डिमांड के अंदर किया था। So it refers to the degree of responsiveness of supply of a commodity with reference to change in the price of the commodity. जैसे ही उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में हमने चेंज किया और उसकी प्राइस में चेंज करने से उसकी सप्लाई के अंदर क्या चेंज आया है, किस रेट पे चेंज आया है, इसी को ही अपन इलास्टिसिटी के अंदर मेजर करते हैं। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये हमेशा पॉजिटिव होता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। सो ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ओके, ऑलराइट। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको अपन ES से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो इसको अपन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, इस तरीके से इसको अपन डिनोट करते हैं। यही अपना स्लोप था, देखो यहाँ पे यही अपना क्या था, स्लोप था, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे इसको देखो अपन मेजर भी करते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का सबसे पहला जो हमारा मेथड है बच्चों वो कौन सा है, परसेंटेज मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अपन किस तरीके से मेजर करते हैं परसेंटेज मेथड में। सो चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, ओके। ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। सो ये आपका ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से इसका फॉर्मूला है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सो देयर आर 3 पॉसिबल इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई। 3 पॉसिबल जो सिचुएशंस अपन ने डिमांड में भी देखी थी वो आप यहाँ पे भी देखोगे। सबसे पहला है इफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना, यानी कि अगर आपका सप्लाई कर्व इस तरीके से होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ होगा, doesn't matter what it makes angles ES at any point is equal to unity। तो यहाँ पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी कि प्राइस में जितना जितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में भी सेम उसी तरीके का चेंज होगा, ठीक है। फिर आता है इफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व passes through left side of the point of origin, यानी कि जैसे ये आपका point of origin है, इससे लेफ्ट साइड यहाँ पे अगर आपका जो सप्लाई कर्व बन रहा है इस तरीके का, ये आपका ओरिजिन है, तो इसके अंदर क्या होता है ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ओके। So if a straight line supply curve passes through the left side of point of the origin and intersect y axis और कहीं ना कहीं y axis को intersect कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी elasticity of supply is greater than 1। फिर आता है if a straight line supply curve passes through the right side of point origin, ये आपका point origin है, इसका right side यानी कि इधर, तो अगर ये यहाँ से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ES is smaller than 1, okay। So point of origin and intersect x axis is equals to ES smaller than 1, ठीक है। सो ये तीनों सिचुएशंस आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। अब जब अपन चेंज इन सप्लाई के बारे में बात करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसको जरा समझो। सो देखो, जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो उसके अंदर वही सेम डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सप्लाई कर्व है उसी के अंदर अपन चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो क्या है बच्चों, सो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है। बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स है वो सब कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने क्या किया था, जब प्राइस कम थी तो हमारी सप्लाई भी कम थी, ठीक है। जब प्राइस बढ़ी तो हमारी सप्लाई भी बढ़ी, जब प्राइस बढ़ी तो हमारी सप्लाई भी यहाँ पे बढ़ी, ठीक है। तो ये जो है ये हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं उस सेम उसी सप्लाई कर्व पे।
ठीक है, हम सिर्फ किस में चेंज कर रहे हैं, प्राइस के अंदर चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज, पहले हमारी प्राइस ये थी, फिर हमारी प्राइस ये हो गई। ओके, सो इसी को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज किया है। क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाया है, बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्वांटिटी सप्लाई को चेंज किया है। नाउ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन का मतलब है ये, ठीक है, कि हमने प्राइस बढ़ा दी तो क्वांटिटी सप्लाई हमने बढ़ा दिया। फिर कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले आपकी प्राइस थी ये, ठीक है, और इस पे आप इतनी क्वांटिटी सेल आउट कर रहे थे, लेकिन मार्केट के अंदर प्राइस हो गई कम, फिर आपकी क्वांटिटी भी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं बच्चों चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो प्राइस होती है वो रहती है कांस्टेंट, और जो चेंजेस होते हैं वो अदर फैक्टर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा है, जैसे हमने यहाँ पे प्राइस के अंदर चेंज किया था वैसे हमने यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट रखा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमने जो अदर फैक्टर्स है उनको कांस्टेंट रखा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अदर फैक्टर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो क्योंकि अपन यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं तो प्राइस को मैं कांस्टेंट रख दूं इस तरीके से, ठीक है। पहले हमारी सप्लाई ये थी, अब अगर हमारी सप्लाई बढ़ गई है तो इस तरफ मूवमेंट हो जाएगा। फिर दूसरा केस ये होता है कि पहले हमारी सप्लाई ये थी, अब अगर हमारी सप्लाई कम हो गई है तो हमारा हम किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई विच मीन्स कि यू आर शिफ्टिंग टू द राइट वर्ड, और ये क्या है, दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई विच मीन्स यू आर शिफ्टिंग टू द लेफ्ट साइड। ओके, सो ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑलराइट, नाउ अब इसको इंक्रीज इन सप्लाई के कुछ कॉजेज है अपने पास में, डिक्रीज इन सप्लाई के कुछ यहाँ पे कॉजेज हैं। सप्लाई अपनी कैसे बढ़ सकती है बच्चों, अपन ने बोला कि भाई इंक्रीज या फिर शिफ्ट की जब अपन बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, जब चेंजेस होते हैं अदर फैक्टर्स के अंदर। तो अदर फैक्टर्स में अपन चेंजेस करेंगे अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं सप्लाई को, यानी कि अगर अपना ये वाला केस है, पहले अपनी सप्लाई ये थी, अब अपनी सप्लाई ये हो गई है। ओके, सो फॉल इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, यहाँ पे प्रोड्यूसर जिन इनपुट्स को यूज करके अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर उन इनपुट्स की प्राइस कम हो गई तो वो ज्यादा सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। फिर फॉल इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस अगर नीचे गिर गई तब फिर अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो गई तब वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़ गई तब भी वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा केस आता है बच्चों आपका डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे ये आपका S पहली सप्लाई या फिर आपका S1 यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो इसके पीछे के कारण क्या है, राइज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, ठीक है, जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा, राइज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यानी कि आपकी जो टेक्नोलॉजी वो बहुत पुरानी है। फिर डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, और जितनी नंबर ऑफ फर्म्स आपके अंडर में पहले थी वो नंबर ऑफ फर्म्स कम हो चुकी हैं, तब आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाओगे। ओके, नाउ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई के अंदर कुछ और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है आपके। सो इन सिंपल वर्ड्स, इंक्रीज इन सप्लाई मतलब मोर सप्लाई एट द सेम प्राइस, ठीक है। इंक्रीज का मतलब क्या है कि सेम प्राइस पे, ये प्राइस आपकी कांस्टेंट है, सेम प्राइस पे आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो। ओके, नाउ डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब लेस सप्लाई एट द सेम प्राइस, और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब पहले आप ज्यादा सप्लाई करते हो, आप कम सप्लाई करो सेम उसी प्राइस पे, एट द सेम प्राइस और एट हायर प्राइसेस। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बच्चों आपका ये जो चैप्टर वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है, और यहाँ पे अपन ने सप्लाई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अपन ने उसको भी अच्छे से समझ लिया है। अब आपको ये करना है कि डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। फॉर्मुलेज मैं आपको बता चुकी हूँ, ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपके इसमें से नहीं पुटअप होंगे, आपके बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होंगे, तो आपको क्वेश्चंस उन फॉर्मूले की हेल्प से ज्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको बच्चों आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब 100% करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।